हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज वी ऑल नो कि हम लोगों के जनवरी इस मंथ में आप लोगों के इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम होने हैं। अभी एग्ज़ाम को लेके कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि पोस्टपोन हुए हैं, कुछ लोगों के कैंसिल हुए हैं, क्या हुए हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर चल सकते हैं। तो ऑलरेडी एज आई इन्फॉर्म मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर करी है टेलीग्राम ग्रुप पे कि MSO 1 2 3 4, MSOE 1 2 3 4, MPA 16 एंड MPS 3 की ऑलरेडी जितनी भी वीडियोस हैं मैंने आपको प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, उनकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उन प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं सो दैट आप लोग मैक्सिमम टॉपिक प्रिपेयर करके एग्जाम में जा सकें। पैटर्न आपको पता ही है कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन दे रखे होंगे आपको। हर सेक्शन में से कम 2 2 2 4 एंड एक क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन A B में से पिक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको बेटर आता है। बेटर आने के लिए पहले से चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए, कंटेंट माइंड में होना चाहिए। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कितना आता है, मुझे अपनी नॉलेज सब कुछ आप तक दे देनी है। फॉर नाउ दिस इज नॉट द पर्पज। हमारा पर्पज है कि बहुत आसान, सीधे, सरल शब्दों में आपको टॉपिक समझ आना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये समझ में आना चाहिए। बिकॉज मेजर स्टूडेंट का डाउट रहता है टाइम नहीं है, पहली बात इसलिए नहीं हो पाती चीजें। दूसरी बात, इग्नू की बुक उठा के जब पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ज्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग कि हम आसान से शब्दों में आपके टॉपिक को क्या कर ले, समझ लें। तो यहाँ पे MSO 3 की प्लेलिस्ट में कंसेप्ट में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐड करें वो है टैलकट पार्सन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है, दैट्स वाई इसकी हेडिंग बनाई गई है कि एक्सप्लेन द टैलकट पार्सन अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब हम सबको पता है कि टैलकट पार्सन जो है ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। अपनी फर्दर स्टडीज के लिए ये आगे जर्मनी जाके इन्होंने स्टडी करी। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो यहाँ पे इनके बारे में ये सारी चीज़ों के साथ साथ हमें इनकी स्टडी, इनके वर्क, इन्होंने क्या काम करा है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बनाना है आंसर का एंड देन फिर इन्होंने क्या क्या काम करा है उसको थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, बिकॉज कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे इनके कोई वर्क का नाम लिख के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्या है, टैलकट पार्सन वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द 20th century. He laid the foundation of what was to become the modern functionalist perspective. ध्यान से एक एक वर्ड समझेंगे, कोई मुश्किल वर्ड यहाँ पे डरने घबराने की बात नहीं है कि मॉडर्न फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट। आपको अगर आप लोग ने यूपीएससी वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था डिफरेंट स्कूल्स क्या है सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच की जब बात की जाती है तो टू बिकम मॉडर्न फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव एंड डेवलप अ जनरल थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी को क्या है, जनरल लेवल पे कैसे आप स्टडी कर सकते हो, इस चीज की बेस नींव जो थी वो इन्होंने रखी थी। और इसी को इनकी किसकी, टैलकट पार्सन की एक्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न विद हाउ एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट जो है, वी एज ए इंडिविजुअल, जो फैमिली बन रही है, किनशिप है, ये लोग किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक पेरेंट्स का क्या रोल होता है, पेरेंट्स हेल्प इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे को ग्रो करना उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। स्कूल यानी स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये रोल प्ले कर रहा है, आपके टीचर्स भी ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो अलग अलग एलिमेंट किस तरीके से एक दूसरे से लिंक हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनके फंक्शन क्या एक्शन कॉज कर रहे हैं, ये सारी बातें किसने, टैलकट पार्सन ने करी हैं। तो ही इज कंसर्न विद हाउ एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी वर फंक्शनल फॉर अ सोसाइटी, किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द फील्ड, किस किस फील्ड में इन्होंने काम करा है। इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ सोसाइटी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर फीचर, एजुकेशन, फैमिली एंड किनशिप, वुमेन, रिलीजन, इन सब चीजों पे क्या करा है, टैलकट पार्सन ने काम करा है। इन्होंने सोसाइटी के माइक्रो मीन्स छोटा कंपोनेंट से लेके मैक्रो कंसेप्ट तक की बात करी है। ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो फैमिली की भी बात कर रहे हैं, फैमिली एक ग्रुप है और किस तरीके से फैमिली किनशिप से रिलेटेड है। तो किनशिप इज ऑल्सो अ ब्रॉडर टर्म ना, मैक्रो लेवल पे आप बात कर रहे हो। तो ये सब बातें किसने करी है, ये सब बातें टैलकट पार्सन ने की है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे कि पार्सन ने क्या डिवीजन ऑफ सोसाइटी के बारे में क्या बात करी है। स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट होता है, देखो जैसे इंडिया में बात करें, इंडियन सोसाइटी अगर सोशल लेवल पे देखो तो यहाँ पे क्या था, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र डिवाइडेड थी। बाहर की सोसाइटी देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई थी तो वहां की सोसाइटी आपकी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट मीन्स क्लर्गी, ये सब डिवीजन था वहां पे भी। तो यही कंसेप्ट कहलाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब स्ट्रैटिफिकेशन हो बहुत सारे अलग अलग रीजन से सकता है। सोशल ग्रुपिंग की वजह से हो गया, इकोनॉमिक में हम
पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, मतलब रिच क्लास, ये सिस्टम बनाते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन, डिपेंड करता है कि आप स्ट्रैटिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हो। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन को गलत नहीं बोला। अब अगर मैं आपसे गांधी जी की बात करूं, गांधी जी ने भी ये जो पूरा कास्ट वर्ना सिस्टम था ना, उसको गलत नहीं बोला था। ही वाज मतलब उनका एक ये था कि वर्ना सिस्टम गलत नहीं है, हमने काम के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग। बट उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो इनजस्टिस होती है, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रैटिफिकेशन की हम बात करें, तो इन्होंने क्या क्या कहा कि अगर इफ वन हैज टू हैव स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी इन सोसाइटी, अगर आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है कि चीजें एक सिमिलैरिटी से चले, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो चीजों में, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी अमंग पीपल। लोगों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, डिसएग्रीमेंट होता रहेगा वरना ना लोगों में। तो लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। कैसे होगी? बाय हैविंग सर्टेन वैल्यूज दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। कुछ ऐसी वैल्यूज सेट करो जो सब एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें आप भी ओके हो, मैं भी ओके हूं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम म्यूचुअली चीजें क्या करके चल रहे हैं, एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज करके चलनी चाहिए। वन हु परफॉर्म वेल एंड फॉलोज ऑल द कॉमन वैल्यू, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो सारी वैल्यूज फॉलो कर रहा है, जो वैल्यू सोसाइटी के लिए बनाई गई हैं, उसको टॉप पे रैंक देना चाहिए, और जो इनको फॉलो नहीं कर रहा है, इनके साथ डिसएग्री कर रहा है, उसको आपको बॉटम में रैंक देनी चाहिए। वाइस वर्सा का यही मतलब होता है ना, इसका अपोजिट। तो जो सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सारे वैल्यूज फॉलो कर रहा है, आप एक ये पैटर्न मत सेट कर दो ना, वैल्यूज के बेसिस पे देखो। अब क्या करते हैं हम लोग भाई, जिसने सारे आंसर लिखे हैं, सब कुछ अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छी है, आंसर राइटिंग अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, वर्ड्स अच्छे से, वर्ड लिमिट का ध्यान रख के आंसर लिखा है, तो उस इंसान को अच्छे नंबर मिलेंगे, एंड दैट पर्सन विल बी मतलब इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स, वो टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा। और जिसने कुछ नहीं लिखा, जो पेपर खाली छोड़ के आ रहा है, एक आंसर, दो आंसर, बस ऐसे ही नॉर्मल आप लिख के आ रहे हो, तो वहां पे वो तो बॉटम लिस्ट में आएगा ना। तो इस बेसिस पे वैल्यू जो सेट होती है, उस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, जो रैंक है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे इन्होंने क्या बोला, ही बिलीव दैट स्ट्रैटिफिकेशन इज अनअवॉइडेबल, कि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कॉमन वैल्यू हर सोसाइटी में होती है, ठीक है। अब ये होता है कि कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन आप स्ट्रैटिफिकेशन को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। दिस इज द अनअवॉइडेबल कंसेप्ट, एंड प्लस इट इज फंक्शनल ऑल्सो, ये फंक्शनल भी है। फंक्शनल कैसे है कि जो चीजें आप परफॉर्म कर रहे हो, उस वजह से क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है वेरियस ग्रुप इन सोसाइटी का। अलग अलग लोग आपस में क्या करके चलते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, टोटल ना, तो जुड़ते हैं। इंडिविजुअल मिलते हैं तो फैमिली बनती है, कुछ फैमिलीज मिली तो आपकी एक नॉर्मल, आप जिस जगह पे रह रहे हो वो एरिया, वो लोकेलिटी बनी, ठीक है। प्लस उससे आपका स्टेट बनेगा, स्टेट मिल जाएंगे अलग अलग, तो एक नेशन बन जाता है, पूरा नेशन, अलग अलग नेशन मिल गए तो आपको पूरा वर्ल्ड बन जाता है। तो ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल जो माइक्रो कंसेप्ट है, इन्हीं को अगर हम टोटल कर देते हैं तो ही तो मैक्रो बनता है ना, इसी के इंटीग्रेशन से मैक्रो कंसेप्ट आता है। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब आगे ये फैमिली के बारे में क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात बोली है, सुन लेते हैं एक बार, पहले अच्छे से सुन लो इसको, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि भैया देखो, ऐसा है कि आज के समय में फैमिली होती जा रही है न्यूक्लियर। पहले बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे, ठीक है, सारे ताऊ चाचा वाचा सब लोग साथ में रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, अच्छे खासे लोग रह रहे थे। लेकिन आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल गया है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में तो फिर भी कहीं ना कहीं चीजें भी कनेक्टेड है, वी आर टॉकिंग एज अ होल, हम बात कर रहे हैं। यू नो कहाँ के सोशोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के सोशोलॉजिस्ट थे, तो ये बाहर की चीजों की स्टडी करके इन्होंने कुछ आपको फ्रेमवर्क बताए हैं कि जो ये न्यूक्लियर, बट हम इंडिया में रहते हैं भाई, हम तो यहीं पले बड़े हैं, तो हम एग्जाम्पल जो माइंड में सीन आएंगे वो यहाँ के आएंगे। तो आप इंडिया को भी माइंड में रखो कि आजकल फैमिली कैसी हो गई है, न्यूक्लियर, मियाँ बीवी बच्चे रह रहे हैं बस परिवार में। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो पहले वाइड रेंज ऑफ फंक्शन परफॉर्म होते थे, भाई बच्चा पहले दादा से सीख रहा है, दादी से सीख रहा है, बुआ से सीख रहा है, चाचा से सीख रहा है। अब मुझे नेगेटिव इंपैक्ट मत बताना, वो दैट आई एग्री, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जॉइंट के भी पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हैं, बट बच्चा बहुत सारे लोगों से क्या करता था, इंटरैक्ट करता था, चीजें अलग अलग सीखने को मिलती थी, ज्यादा फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है, वो एक ग्रुप लेवल पे ज्यादा फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे। बट क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो वो वाइडर रेंज ऑफ फंक्शन अब हो गए हैं कम। प्लस क्या हुआ है, सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे रह रहे हैं, तो वाइफ को भी बहुत सारी चीजें देख के चलनी है, आजकल इकोनॉमिकली भी देखनी है, चलो, लेकिन हमने मान लिया घर भी अगर देख रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा मिल जाता है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी बन जाते हैं वो लोग। तो वो सपोर्ट सिस्टम बनने की वजह से देयर बॉन्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर, उनका बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाता है। प्लस फैमिली के बाद ही वुमेन का आप लोग 2-3 पॉइंट चाहो तो ऐड कर सकते हो, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर हो गई है तो यहाँ पे वुमेन भी बहुत ज्यादा, उनका रोल भी बढ़ गया है। अब आपको घर पे भी चीजें देखनी है, इफ यू आर वर्किंग तो आपको फैमिली मतलब अपने चिल्ड्रन के साथ में वर्क कल्चर मैनेज करना है,
और हस्बैंड भी वही रोल चीज़ें प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे जो है चीज़ें वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा इस वजह से भी बढ़ा और वुमेन बिकम द सिग्निफिकेंट पार्ट इन द फैमिली। जो वुमेन सिग्निफिकेंट नहीं थी, यहाँ पे वुमेन की सिग्निफिकेंस भी सामने यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, क्योंकि टैलकॉट पार्सन ने वुमेन के लिए भी काम करा है, तो वो चीज़ें भी आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ना क्या है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, अलग से आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिली। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं होती है फैमिली अपने किन से, अब क्योंकि अलग रह रहे हो तो इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्गर हुआ, प्लस अब नो लॉन्गर फैमिली एंड किनशिप वुड बी एबल टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। अभी मैंने एक्सप्लेन करा, बहुत ज़्यादा वाइडर रेंज ऑफ फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं। अब आगे पार्सन रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं, देखो चाहे तो हम एक रिलीजन को ही 20 नंबर के आंसर में लिख सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रिलीजन नहीं पूछा है, लिमिटेड बातें पूछी हैं, तो हम कम शब्दों में और अपनी बात को यहाँ पे डिलीवर करके चलेंगे। अब जो कल्चर होता है, कल्चर को मैं बहुत वीडियो में आपसे बोल चुकी हूँ, कल्चर बहुत वाइडर टर्म है। कल्चर में आपका, आप किस धर्म के हो, आप क्या लैंग्वेज फॉलो कर रहे हो, आप ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या फेस्टिवल मना रहे हो, किस तरीके से मना रहे हो, बहुत वाइडर रेंज ऑफ थिंग्स जो है वो कल्चर में चली जाती हैं। कल्चर का एक पार्ट होता है रिलीजन। तो यहाँ पे कल्चर जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, हम अपने कल्चर के हिसाब से कर चल रहे हैं, हमारा कल्चर ये अलाउ नहीं करता, हमारे कल्चर में ये चीज़ इस तरीके से होती है, राइट। हम बोलते हैं इंडियन कल्चर, हम अपने अपने रिलीजन को भी कल्चर का नाम दे देते हैं, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, हम समटाइम कल्चर वर्ड इस तरीके से यूज करते हैं। तो कल्चर सिस्टम जो है वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ बिलीफ्स, वैल्यू एंड सिस्टम, कि भाई हमारे यहाँ ये मान्यता है, हमारे यहाँ ये बिलीफ सिस्टम है, हमारी वैल्यूज में ये चीजें आती हैं, ये चीज हमने सीखी ही नहीं है क्योंकि हमारा कल्चर नहीं सिखाता। वी आर इंडियन, हमारा कल्चर हॉस्पिटैलिटी की बात करता है, लोगों को ग्रीट करने की बात करता है, मेहमान भगवान समान होता है। ये सब चीजें क्या है, इनको क्या बोलेंगे हम, वैल्यूज काइंड ऑफ जो चल रही है यहाँ पे। तो रिलीजन जो है वो कल्चरल सिस्टम का एक पार्ट होता है। इन्होंने बोला, he argues that one of the major function of religion is to, religion क्या करता है, make sense of all the experience no matter how meaningless or contradictory they appear। भाई सेंस दे रहा है एक चीज को कि हमारे धर्म में ये चीज है, वो बात बिल्कुल बेसिर पैर की लग रही है। आप मंदिर में जाके दूध चढ़ा रहे हो, बोल रहे भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, बात बेसिर पैर की लग रही है कि वो दूध वेस्ट जा रहा है। यू कैन फीड सम पर्सन, आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, उससे मीनिंगलेस है, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी सही प्रूफ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो ये चीज़ है कि इस तरीके से यहाँ पे रिलीजन जो है ये चीज़ कनेक्ट, और एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी आती है, लोगों में एक कनेक्शन आता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई जरा सी बात हो जाए, आप देखो भाई हम भी धर्म के बेसिस पे, ऐसे लोग चुटकियों में धर्म के बेसिस पे लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं अपने अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे है, रिलीजन को लेके ये बात बोली, इतना ही बहुत है। प्लस फिर आप टैलकॉट पार्सन का AGIL मॉडल, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, सर्च कर लेना AGIL मॉडल, चैनल का नाम डाल के आपको मिल जाएगी। AGIL मॉडल में क्या बताते हैं, ये सिंपल सा बताते हैं कि आपको क्या करना है, A स्टैंड फॉर अडैप्ट करनी है कोई चीज़, गोल अटेनमेंट की बात होती है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, ग्रुपिंग की बात, किस तरीके से ये ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, मतलब क्रिएट किए जाते हैं नहीं, किस तरीके से ये छोटी छोटी माइक्रो चीज़ें मैक्रो में कन्वर्ट हो रही हैं, एंड देन लेटेंसी। आप सर्च करोगे ये मिल जाएगा, आप AGIL को भी शॉर्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हो सकता है सेपरेटली AGIL में मॉडल भी पूछे, तो बेसिक इनका टैलकॉट पार्सन का वर्क बता के देन आपको AGIL मॉडल डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दैट वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो लाइक कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, आई नो जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसने शायद चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है, तो आई नॉट यूज अ वर्ड सब्सक्राइब, बट आप अपने से मतलब और भी जो नीडी लोग हैं जिनको जो कनेक्टेड हैं इन चीज़ों से, आप उनको भी चैनल क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सो दैट दे विल ऑल्सो ज्वाइन द चैनल। So that's all for this video. If you have any doubt in any topic, in any subject, you can ask in the comment box. और कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप लोग Instagram ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, I'll reply to each and every doubt। एग्जाम तक इस महीने थोड़ा सा साथ में कनेक्टेड होकर हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। That's all for this video. Thank you for watching.